जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जल्दी से जल्दी सेशन को शुरू करते हैं फटाफट। थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों को कार्नोट इंजन के बारे में बात करनी है कि कार्नोट इंजन क्या है ना। तो कल मैंने आपको बताया था जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो पीवी डायग्राम है ना, उस पर कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग उससे वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये सारी बातें हमने आपसे की थी। तो आज का जो मेन टाइटल है हमारा, ठीक है, और जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनने की संभावना रहती है, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। नमस्कार बेटा, नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। आज का जो मेन टाइटल है हमारा, वो मेन टाइटल क्या है। मेन टाइटल की अगर हम बात करेंगे तो आज मुद्दे की बात है क्या, आज मुद्दे की बात है कार्नोट, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। तो ये हमारा मेन टाइटल रहने वाला है आज, कार्नोट हीट इंजन, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, या इसको हिंदी में आप सिंपल कह सकते हो कार्नो, कार्नो हीट, ऊष्मा, ऊष्मा इंजन, है ना। तो ये एक हीट इंजन है। तो बेसिकली हीट इंजन को समझना है, क्योंकि इतना मुश्किल तो है नहीं ये, लेकिन सवाल यहाँ से काफी अच्छा, मतलब एयरफोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़िया सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना, जो जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको समझते रहना। ठीक है, तो देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आपका सबसे पहला सवाल मेरे से ये होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर ये हीट इंजन होता क्या है ना। सबसे पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए कि सर ये हीट इंजन होता क्या है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज अ डिवाइस। ठीक है, इसकी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड का थोड़ा लाइट हो रहा है ज्यादा। वैसे तो ठीक, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। तो हम कह रहे हैं कि इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट, दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, या हम कह सकते हैं दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, है ना। तो कह सकते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा, यह एक ऐसा उपकरण है, या मशीन है, मशीन भी कह सकते हो आप। ये एक ऐसा उपकरण है जो जो ऊष्मा को, जो ऊष्मा को कार्य में, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करे, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है सर, न्यूमेरिकल छूट रहा है सर। अरे भाई पहले समझो इसको, अभी बताएंगे सारी चीजों के, सारी चीजों का हल एक साथ संभव नहीं है। तो पहले आप सीखो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बोल ही दिया है, मंडे से फिर यूट्यूब का सेशन जो है आपका पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, 11th का जो सेकंड पार्ट है वहां से हम लोग जो है इलास्टिसिटी से वापस से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन पकड़ूंगा पहले, रोटेशन ग्रेविटेशन पीछे से चलूंगा, और बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर आएंगे। ठीक है, मतलब उसी पैटर्न पे कराऊंगा। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास समय है। लेकिन अगर आप थ्योरी को और कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी आने वाली है, आप फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले जब अभी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आज के टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक ऐसा मतलब डिवाइस है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो कार्नोट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं मैं आपको। कार्नोट के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कार्नो ने कभी भी प्रैक्टिकली ये इंजन बनाया ही नहीं था। ये क्या है, एक थियोरेटिकल इंजन है। और वास्तव में जब इंजन बना, जब प्रैक्टिकली बनाया गया, तो वो इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा था। तो है ना मजेदार बात कि एक इंसान सिर्फ सोचता है कि एक ऐसा मशीन होगा जिसको हीट एनर्जी देंगे और वो बदले में कुछ काम करेगा, है ना। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, कितनी मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको कि कार्नोट ने सिर्फ जो है थियोरेटिकली सोचा कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा मशीन हो सकता है, ठीक है, जो कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो बाद में जब इंजन बनाया गया तो वो कार्नो के सिद्धांत पे ही काम कर रहा था, तो इसीलिए ये बड़ा फेमस हो गया, कार्नोट हीट इंजन। तो समझना है इस बात को आज कि कार्नोट हीट इंजन है क्या। बेसिकली अगर हम बात करें आपसे, तो कार्नोट हीट इंजन के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, ठीक है, इसकी बनावट को देखते हैं। कार्नोट ने थ्योरेटिकली, यानी कि जो थ्योरेटिकली उन्होंने बताया था, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कि इसकी बनावट कैसी थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसकी बनावट देखिए क्या है, हम ऐसे ही हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने कहा कि बीच में क्या है, बीच में एक इस तरह का एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कोई वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है, और एक क्या है यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पर क्या है, एक सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक है। और एक लो टेम्परेचर पर क्या है, यहाँ पर सिंक है, एक लो टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या है, सिंक है, ठीक है। लो टेम्परेचर पर कौन है, लो टेम्परेचर पर आपका सिंक है, ठीक। अब इसका टेम्परेचर कितना है, T1, और इसका टेम्परेचर कितना है, T2, ठीक है। तो आप इस तरह समझिए जैसे कि आपका मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। तो मोटरसाइकिल के अंदर ये वाला जो बीच वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है वर्किंग सब्सटेंस, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि आप इसके अंदर बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर कोई जो है गैस वगैरह इसके अंदर फिल किया गया। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। आप समझिए कि आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर पर एक पिस्टन लगा हुआ है, और उस सिलेंडर के अंदर आपने क्या भरा हुआ, गैस भर दिया। तो जब वो सिलेंडर क्या होगा, जब वो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में होगा, तो वहां पर गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, यानी कि गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। और जब गैस एक्सपैंड करेगी तो इसका मतलब हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो कार्नोट ने क्या कहा, कार्नो ने कहा कि मान लेते हैं कि इसने जो है, इसने सोर्स से कितना एनर्जी लिया, Q1 एनर्जी ले लिया, और Q2 एनर्जी इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। Q2 एनर्जी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यानी कि काम आपको कितना मिलेगा, यानी कि W जो आपको मिलेगा, W इज इक्वल टू होगा Q1 माइनस Q2। ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहा कार्नोट ने कि जो आपका जो सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, वो हाई टेम्परेचर से Q1 ऊष्मा को अवशोषित करता है, और Q2 ऊष्मा को क्या करता है, निष्कासित करता है। तो इसका मतलब आपको काम कितना मिला, मान लीजिए हमने 100 जूल दिया और 20 जूल उसने बाहर भेज दिया, तो इसका मतलब 80 जूल क्या हो गया, काम हो गया। 80 जूल क्या हुआ, काम हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा एक थ्योरेटिकल डिजाइन दिया था, किसने, कार्नोट ने, ठीक है। क्या दिया था, कार्नोट ने एक सिंपल सा थ्योरेटिकल डिजाइन दिया था, ठीक। और इसी चीज को हम लोगों ने क्या कहा, हीट इंजन कहा, ठीक। कार्नोट ने ये कहा, देखो कार्नोट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो Q1 बटे Q2 होता है, Q1 बटे Q2 वो किसके बराबर होता है, वो T1 बटे T2 के बराबर होता है। ये पहला फॉर्मूला आपको कार्नोट हीट इंजन के लिए याद करना है। क्या याद करना है कि Q1 बटे Q2 किसके बराबर होगा,
T1/T2 के बराबर होगा। भाई एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता, कि आपका हीट इंजन कितना एफिशिएंट है, आपका हीट इंजन कितना एफिशिएंट है। तो इसको निकालने के लिए कार्नोट ने कहा कि भाई नीटा बराबर क्या हुआ? भाई एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी निकालोगे आप आउटपुट, आउटपुट वर्क है ना, आउटपुट वर्क, ठीक है, आपको मिला कितना, और डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी या इनपुट हीट, इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो भाई नीटा निकालने के लिए क्या तरीका होगा? आउटपुट का मतलब है आपको मिला कितना, और इनपुट का मतलब है आपने दिया कितना। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं साइड में, ठीक है। तो आपको कितना मिला? आपको W मिला। आपको कार्य कितना मिला? आपको W मिला। कब? जब आपने Q1 एनर्जी को दिया। सो नीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब W की जगह पर क्या रख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 रख सकते हैं। तो W की जगह पर Q1 माइनस Q2 रख सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर Q1 हो जाएगा। तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। अब Q2 अपॉन Q1 किसके बराबर है? भाई ये तो आपका T2 माइनस T1 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा, ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे W की जगह पे ये लगा दिया, ठीक है, W की जगह पर Q1 माइनस Q2 लगा दिया। तो Q1 माइनस Q2, फिर मैंने इसको बटे कर लिया, तो Q1 अपॉन Q1 तो 1 हो गया, और Q2 अपॉन Q1 को लिख सकते हैं यहां से, इस वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा आपका T2 अपॉन कितना? T1। तो ये किसकी एफिशिएंसी हो गई? ये कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी हो गई। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपॉन में क्या चलेगा? आपका T1 चलेगा। तो इस तरीके से आप इसकी जो है एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चा? एफिशिएंसी का मतलब है आप इसकी दक्षता निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? दक्षता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात को समझना होगा, ठीक है। देखो अब दोबारा से समझते हैं, सिंपल सा समझो, सिंपल सा समझो। ये एक थ्योरेटिकल डिजाइन है। कैसा डिजाइन है? ये एक थ्योरेटिकल डिजाइन है, ठीक है। अब इस थ्योरेटिकल डिजाइन में क्या क्या कह रहे हैं कार्नोट? कार्नोट ये कह रहे हैं, कार्नोट ये कह रहे हैं, सिंक का मतलब क्या होता है? हम सारी चीज बताएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। पहले मैं अब इसको वापस से दोबारा समझा देता हूं। देखिए सोर्स का मतलब क्या होता है, आपको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। देखो आप अपनी मोटरसाइकिल को ध्यान से देखो, ठीक है। आपकी जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में क्या है? उस मोटरसाइकिल में एक जगह पर जो है, जहां पर पेट्रोल जो है आपका आग पकड़ता है। तो पहले देखिए आप क्या किया, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डाल दिया, ठीक है, पेट्रोल डाल दिया, और फिर उसके अंदर क्या लगा है? कार्बोरेटर लगा है। तो कार्बोरेटर क्या करता है? बाहर से हवा खींचता है, पेट्रोल और हवा आपस में मिक्स हो जाती है, और इग्नाइशन चैम्बर होता है। इग्नाइशन मतलब जहां पर पेट्रोल आग पकड़ता है, ठीक है, वहां पर पेट्रोल आग पकड़ जाता है, ठीक है। तो आग पकड़ने से क्या होता है? वहां टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब आपने किसी भी इंजन ऑयल का तो एडवर्टीजमेंट तो देखा होगा। आपके इंजन में क्या होता है? एक पिस्टन होता है, ठीक है। अब जैसे वहां पर आग लग गई, तो वहां पर उसके अंदर जो गैस है, वो गैस इतना ज्यादा प्रेशर वहां डेवलप करेगी कि वो पिस्टन जो है बाहर की तरफ को मूव करेगा। यानी कि गैस क्या करेगी? एक्सपैंड कर जाएगी। अब गैस क्या कर जाएगी? एक्सपैंड कर जाएगी। और बाकी यानी कि आपको ऊष्मा से क्या मिल गया? कार्य मिल गया। ऊष्मा से क्या मिल गया? कार्य मिल गया। और बाकी बची हुई ऊष्मा किधर चली गई? वो साइलेंसर के थ्रू जो है इन्वायरमेंट में चली गई। वो साइलेंसर के थ्रू कहां चली गई? इन्वायरमेंट में चली गई। तो सिंक हम किस चीज को कहते हैं? सिंक कहते हैं जहां पर निष्कासित ऊष्मा को भेजा जा रहा है। और स्रोत किसे कहते हैं? सोर्स किसे कहते हैं? जहां से ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है, जहां से ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है। तो कार्नोट क्या कह रहे हैं? कार्नोट ये कह रहे हैं कि अगर उसने Q1 एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यानी कि Q1 ऊष्मा का अवशोषण किया, और Q2 ऊष्मा उसने निष्कासित कर दी, यानी कि उसने रिजेक्ट कर दी, तो भैया आपको काम कितना मिलेगा? आपको काम मिलेगा Q1 माइनस Q2, है ना। मतलब अगर 100 जूल उसने लिया और 20 जूल उसने बाहर भेज दिया, तो इसका मतलब 80 जूल क्या हुआ? आपका काम हो गया। 80 जूल क्या हो गया? आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये बात को समझो थोड़ा सा। अब यहां पर कार्नोट ने ये वाली रिलेशन बताया,
ठीक है, इसको हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन में इसमें फंस जाओगे आप। ठीक है, तो कार्नोट ने कहा कि जो Q1 और जो Q2 है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, इनके टेम्परेचर पर। तो Q1 कहां से लिया, Q1 लिया सोर्स से, तो सोर्स का टेम्परेचर कितना था, सोर्स का टेम्परेचर कितना था, T1 था। ठीक है, तो T1 था तो यहाँ पे T1 रख दिया। ठीक है, और Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, T2 के, तो यहाँ पर जो है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो गया। अब देखिए किसी भी चीज की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। जब आप छोटे थे तो आपको मैडम नंबर कैसे देती थी, आपके स्कूल में आपको नंबर देती थी, 5 नंबर आए और पेपर कितने नंबर का था, 10 नंबर का पेपर था। यानी कि आपने प्राप्त कितना किया, 5, और पेपर कितना था, 10। तो यहां पर देखिए हम एफिशिएंसी भी ऐसे ही निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी यानी कि मिला कितना और डिवाइडेड बाय दिया कितना। तो मिला आपको कितना, मिला आपको W, मिला कितना आपको, मिला आपको W। ठीक है, और दिया कितना आपने, दिया आपने कितना, Q1। ठीक है, मिला आपको कितना, W, दिया कितना आपने, Q1। तो W अपॉन Q1 कर दिया। अब W भैया किसके, ठीक है, W भैया किसके बराबर है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो W की जगह पर Q1 माइनस Q2 रख दिया। अब इसको अलग अलग कर लो, Q1 अपॉन Q1 तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1। तो Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1। कहां से, इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले को यहां पर लगा दो, इस वाले फॉर्मूले को यहां पर लगा दो। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए दोस्त, चेक कर लें एक बार जरा। आवाज में दिक्कत, नहीं नहीं आवाज सही है भाई, आवाज सही है बच्चा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, देखो कह रहे कि सर एक और एग्जांपल दे दो। बेटे ये एग्जांपल जो है इंजन का ही है, तो इंजन से ही मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आपको एग्जांपल इंजन से ही दूंगा। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है, ये बात आप याद रखें। चलो अब मेरी बात को समझो जरा ध्यान से, मेरी बात को समझो। हाँ, जब आप ये फॉर्मूला यूज करें तो याद रखेंगे, नोट देखिए, चेतावनी क्या है, चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी याद रखिएगा। जब आप नीटा इज इक्वल टू, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र का प्रयोग करें, तब तब तापमान, तब तापमान केल्विन में होना चाहिए, तब तापमान केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। ये चेतावनी याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, while using the above for relation, while using the above relation या above formula temperature should be in Kelvin, ये याद रखना है सबने, ठीक है, ये याद रखना। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे तो टेम्परेचर किस में चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने केल्विन में ये टेम्परेचर नहीं लिया, ठीक है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। एक और बात याद रखें, स्टार पॉइंट T2 क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। न्यूमेरिकल जब भी करोगे तो जो T2 होगा वो क्या होगा, लो टेम्परेचर, ठीक है। और T1 क्या होगा, T1 होगा हाई टेम्परेचर, T1 क्या होगा आपका, हाई टेम्परेचर होगा,
T1 आपका हाई टेम्परेचर होगा। ये बात याद रखेंगे, चेतावनी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये अगर आप ये दो बातें याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन बनवाता हूं आपको, ठीक है। अरे चलो भाई, जो भी लेवल चल रहा है सोल्जर साहब, पढ़ते रहो, ठीक है। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी आज आपने हमारी, सुबह सुबह हमें उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कि कोई हमारी भी तारीफ करेगा। लेकिन सोल्जर साहब जो है वो रुक ही नहीं रहे हैं, वो तो कमेंट पे जो है कमेंट किए जा रहे हैं कि जबरदस्त, मजा आ गया। चलो कोई बात नहीं, मजा तो तब आएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। उस वो वाला मजा तो बहुत अल्ट्रा लेवल का है, अल्ट्रा प्रो मैक्स। आइए समझिए जल्दी से। अब हम आपको बताते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल, समझो प्यारे बच्चों इस बात को। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, ठीक है। कार्नोट साइकिल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कार्नो, ठीक है, कार्नोट चक्र। जो कार्नोट इंजन होता है, जो कार्नोट इंजन होता है, उसकी जो वर्किंग होती है वो 4 स्टेप में, ठीक है। 4 स्टेप, मॉडर्न इंजन भी कार्नोट पर ही काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। जो आपका जो कार्नोट साइकिल है, मतलब जो कार्नोट जो आपका जो पूरा का पूरा इंजन की जो वर्किंग है वो 4 स्टेप में पूरी होती है। किसमें? 4 स्टेप में। देखो पहले क्या होगा, पहले पिस्टन ऊपर जाएगा। देखो पहले क्या होगा, पहले गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, फिर पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं पूरा स्टेप यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, लिख देता हूँ आपको, ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, ये याद रखना है सबको कि भाई कार्नोट स्टेप में, कार्नोट साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप, चारों को याद रखना है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला होता है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये पहला वाला याद रखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हिंदी में कहेंगे समतापीय, समतापीय प्रसार। हिंदी में कहेंगे समतापीय प्रसार, ये याद करेंगे। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड होगा एडियाबैटिक, सेकेंड होगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी कि फिर होगा आपका रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप होगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि आप इसे कहेंगे समतापीय, समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, चौथा स्टेप क्या होगा? ये होगा आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और सिस्टम वापस आ जाएगा वहीं पर जहां से चला था, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है कि कार्नोट इंजन का, कार्नोट जो इंजन का पूरा जो साइकिल है वो क्या क्या स्टेप होते हैं उसमें। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं। इस तरह से सिस्टम यहां से चलेगा, ठीक है, ये ए हो गया, तो ए से पहले कहां जाएगा? बी जाएगा, बी से फिर कहां जाएगा? बी से सी जाएगा, सी से वापस लौट के कहां आएगा? सी से वापस ये सी चला गया, सी से डी आएगा, और डी से वापस कहां चला जाएगा? ए चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है क्या है? कार्नोट चक्र है, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल।
ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 1 हो गया ए बी। फिर ये क्या हुआ, ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, स्टेप 3 हो गया, और ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया। ये याद रखना है सबने, सब बच्चों ने इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। मशीन, मोटरसाइकिल, इंजन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये कार्नोट इंजन कितने स्टेप में पूरा होता है। कार्नोट इंजन कह रहे कि सर अगर हम साइलेंसर ना लगाएं तो क्या होगा, सिंक में एनर्जी वेस्ट होगा। देखिए मिथिलेश जी, अगर आपने कभी सुना हो, ठीक है, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में अक्सर ये शिकायत होती है कि जब मोटरसाइकिल या फिर कोई भी कार किसी लंबे सफर पर होती है को, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि गाड़ी को सेल्फ दे रहे होते हैं या गाड़ी को रेस दे रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही होती है। तो उस समय हम कहते हैं कि गाड़ी ओवर हो गई। ओवर होने का मतलब क्या है कि अंदर का जो टेम्परेचर है, जो सोर्स का टेम्परेचर है और जो सिंक का टेम्परेचर है, अगर वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका इंजन काम नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि सर अगर हम साइलेंसर में साइलेंसर लगाए ही ना तो क्या होगा, साइलेंसर नहीं लगाओगे तो रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट यानी कि निष्कासित ऊष्मा बाहर नहीं आ पाएगी। अंदर का तापमान, जब देखो तापमान जब अंतर नहीं होगा, ठीक है, आप मिथिलेश जी देखो आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऊष्मा का प्रवाह कब होता है। ऊष्मा का प्रवाह यानी कि हीट का फ्लो कब होता है, जब तापमान का अंतर होता है, यानी कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब आप साइलेंसर लगाओगे नहीं तो टेम्परेचर डिफरेंस वहां कैसे क्रिएट करोगे, आप कैसे डेवलप करोगे तापमान अंतर। जब तापमान का अंतर ही नहीं होगा तो ऊष्मा कैसे प्रवाहित होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मिथिलेश जी। तो इसीलिए साइलेंसर में अगर तुमने कुछ फंसा दिया है, कपड़ा वपड़ा फंसा के देखो, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी भाई, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर हो रहा है, ये बात याद रखोगे ना। हाँ, 11th का लास्ट डे है भाई, वेव एंड ऑसिलेशन हो रह गया है, वेव एंड ऑसिलेशन बताएंगे आपको। हाँ, एसएचएम वाला भी कराना है, तो ये बात सबको याद रखनी। चलिए एक सवाल यहां पर पैदा करते हैं, ठीक है, एक सवाल जो है लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे आते हैं। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन ले आया जाए, ठीक है। टेस्ट होगा नहीं, टेस्ट नहीं होगा बेटे, टेस्ट अब अगले अगले संडे को लेंगे। टेस्ट जो है आपका अगले संडे को लेंगे हम, इस अभी टेस्ट नहीं ले रहे हैं आपका, ठीक है। तो इस अभी तुम जो है मजे करो, रिवाइज करो इसको, ठीक है। अभी चलो क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ जनरेट कर देते हैं एक। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखिए जरा, एक एग्जाम्पल से समझिए क्या है। कह रहा है कि अ कार्नोट इंजन, ठीक है, डायग्राम बना के दिखा देते हैं। कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, एक कार्नोट इंजन है, इस तरह से एक कार्नोट इंजन है। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जरा सब मेरे साथ, सभी लोग से रिक्वेस्ट, अनुरोध। ये कह रहा है कि ये यहां से ऊष्मा लेता है तो ये Q1 एनर्जी लेता है और Q2 एनर्जी को जो है रिजेक्ट कर देता है। ये टेम्परेचर कितना है T1, ये टेम्परेचर कितना है T2 है। तो आपसे कह रहा है कि ये इंजन जो है कितनी एनर्जी लेता है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो Q1 कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁶ दिया हुआ है, 3 × 10⁶ कैलोरी, 6 कैलोरी दिया हुआ है। और T1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, T1 का वैल्यू आपको 627 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और T2 का जो वैल्यू है, T2 का जो वैल्यू है T2, वो आपको दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि बताइए किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन निकालिए कितना होगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा गया है कि इसकी दक्षता निकालिए, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये दो बातें,
दो बातें आपको जो है समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको करके देखते हैं जरा एक बार कि इसका आंसर क्या आएगा। उसने कहा कि एक कार्नोट इंजन है। ठीक है, देखो ध्यान से, जब कार्नोट इंजन है तो कार्नोट इंजन क्या है, हाई टेम्परेचर से, यानी कि जो उच्च ऊर्जा स्रोत है, उच्च तापमान स्रोत है जो कि 627 डिग्री पर है, वहां से कितनी एनर्जी लेता है, वहां से 3 गुणा 10 की घात 6 कैलोरी लेता है। ठीक, और T2 यानी कि जो सिंक है आपका, वहां कितनी एनर्जी निष्कासित कर देता है वो हमें नहीं पता, लेकिन सिंक का तापमान दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा, और साथ ही साथ आपको बताना है कि यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी होगी, दक्षता कितनी होगी। तो चलिए सभी लोग, ठीक है, मोहित डागर कह रहे हैं कि सर साइलेंसर हटाकर रख दें तो क्या होगा। बेटे साइलेंसर से आवाज आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन जहां से साइलेंसर का मुंह जो इंजन पर है उसको बंद कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैंने आपको चेतावनी दे दी। चेतावनी क्या थी कि तापमान को हमेशा डिग्री सेल्सियस में ना लेकर केल्विन में लिया जाए। तो 627 और इसमें जोड़ देंगे 273, 273 जोड़ दो तो 73 और 27 तो 100 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 900 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 73 है और ये 27 है, तो ये तो पूरा 100 बन जाएगा, और 600 और 200 800 और ये कितना हो जाएगा 900। अब T2 कितना होगा आपका, T2 हो जाएगा आपका 27 प्लस 273, तो ये बच्चा बैठेगा यहाँ पर कितना, ये बैठेगा आपका 300 केल्विन बैठेगा। तो पहले इसका नीटा निकाल दो सब लोग। सो नीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला लगा दो पहले, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, और T2 की वैल्यू कितनी है, T2 का वैल्यू है 300। ठीक है, और T1 का वैल्यू कितना है 900। ठीक है, ये 900 हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है भाई। हाँ नीटा 4 आया है, नीटा 4 नहीं आएगा सोल्जर साहब, नीटा तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, नीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो कितना आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, चलो, अब ये कितना हो गया आपका 2/3 हो गया। तो अब ध्यान से समझो, अब आपको निकालना है वर्क डन। तो W बराबर क्या होता है, हमें पता है कि नीटा बराबर होता है W/Q1। ये फॉर्मूला भी तो पढ़ रखा है आपने भाई, ये फॉर्मूला भी तो पढ़ रखा है। यहां से W कितना हो जाएगा, यहां से W आ जाएगा आपका कितना, नीटा इंटू Q1 आ जाएगा। सो नीटा का वैल्यू कितना है, नीटा कितना है 2/3 है, और Q1 का वैल्यू कितना है 3 गुणा 10 की घात 6 है, 3 गुणा 10 की घात 6। तो एक काम करो, 3 से तो 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात 6 कैलोरी आ जाएगा। तो इतना, ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका कि भाई इतना तो आपका क्या हो गया। ठीक है, इतना जो है आपका क्या हो गया, वर्क डन होगा, यानी कि किया गया कार्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य होगा। अब मान लो मान लो इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर और क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते थे प्यारे बच्चों। देखो, अगर आपको एफिशिएंसी ना निकालनी हो और आपको डायरेक्ट वर्क डन चाहिए, तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो क्या, Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरा देखो, दोनों फॉर्मूले समझ लो, दोनों फॉर्मूले पे काम कैसे करना है। ठीक है, तो Q1 कितना है आपका, Q1 है 3 गुणा, Q1 कितना है 3 गुणा 10 की घात 6 है। ठीक है, और ये बटे में कौन है, बटे में Q2 है। T1 कितना है आपका, T1 आपका है 900, T1 कितना है आपका 900, और ये कितना है आपका 300। ठीक है, तो ये कटेगा इससे कितनी बार, 3 बार कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ 3 गुणा 10 की घात 6 और बटे में गया कितना 3, और ये कितना आ गया आपका Q2, तो ये इससे कट जाएगा, तो Q2 कितना आ गया, Q2 आ गया 1 गुणा 10 की घात 6 कैलोरी। अब आपको सबको पता है कि किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है। सो W बराबर क्या होगा भाई, Q1 कितना था 3 गुणा 10 की घात 6 था, 3 गुणा 10 की घात 6 माइनस 1 गुणा 10 की घात 6, तो कितना बचेगा,
ये बचेगा 2 गुणा 10 की घात 6 कैलोरी। आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। आप चाहे पहले नीटा निकाल लो, नीटा निकाल के निकाल दो, या फिर आप जो है ऐसे भी कर सकते हो, Q1/Q2 किसके बराबर होता है, Q1 वर्क तो जूल में ही निकालेगा, नहीं आदित्य, कैलोरी और जूल दोनों जो है उसका यूनिट है, ठीक है। तो हमें कैलोरी में दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग कैलोरी में ही आंसर कर रहे हैं। जूल में दिया हो, जूल में आंसर चाहिए तो 4.2 से गुणा कर दो, इसको 4.2 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका आंसर जूल में आ जाएगा। चलो एक और सवाल करो। सॉरी, एक और सवाल करो फटाफट मेरे साथ। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम जरा। एक क्वेश्चन बोला है द एफिशिएंसी of a Carnot cycle is 1/6 if on reducing the temperature हिंदी में समझा दूंगा मैं, हिंदी में लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। reducing the temperature, और थोड़ी सी अंग्रेजी समझने की कोशिश करना सब लोग। टेम्परेचर ऑफ द सिंक by 65 degrees Celsius, the efficiency becomes 1/3। कह रहा है कि फाइंड इनिशियल टेम्परेचर of source and sink। प्यारा सवाल है, एयरफोर्स के लेवल का सवाल है, ठीक है। हाँ ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है बेटे। इस बार भी ऐसा सवाल आया था। चलो हिंदी में समझ लो जल्दी से, चलो हिंदी में समझो। हिंदी में कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन की दक्षता 1/6 है यदि सिंक का तापमान 65 डिग्री घटा दिया जाए, सिंक का तापमान 65 डिग्री घटा दिया जाए तो इसकी दक्षता 1/3 हो जाती है। तो कह रहा है कि बताइए प्रारंभिक जो स्रोत था और जो सिंक था उसके तापमान क्या रहे होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताओ जल्दी से, करो जरा इसको फटाफट, कैसे करोगे इसको, करो भाई। देखो जब भी आपको डिफरेंस लेना होता है ना, जब भी आपको अंतर लेना होता है तो आप उसको चेंज मत किया करो केल्विन में, क्योंकि देखो याद रखना। देखो एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, सुनो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखो जरा, देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तापमान अंतर जब भी लेना हो, तापमान अंतर आपको लेना हो तो डेल्टा टी अगर आपको लेना है तो डिग्री सेल्सियस में भी आंसर वही आएगा और केल्विन में भी, दोनों में आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा। अगर आपको माइनस करना है, दोनों में आंसर एक जैसा आता है, आंसर एक जैसा आएगा। यहां बच्चे गलती कर देंगे, यहां बच्चे गलती करेंगे 65 को केल्विन में बदलेंगे, नहीं। जब आपको माइनस करना हो तब आपको केल्विन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तब आपको केल्विन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया था,
सबसे पहले दिया था कि जो इसकी एफिशिएंसी थी नीटा नीटा 1 वो कितनी थी 1/6 थी। तो नीटा 1 कितना होगा 1 माइनस T2/T1 रहा होगा। तो ये कितना हो गया 1/6 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब दूसरी बात, अब उसने बोला कि अब नीटा 2, अब दक्षता क्या हो गई बदल गई और कितनी हो गई 1/3 हो गई। ठीक है, कब जब तापमान आपने चेंज कर दिया। तो यहाँ T2 माइनस कितना होगा 65। इसी को मैं बार बार गला गला फाड़ के कह रहा हूं कि बेटे जब आपको माइनस करना हो तो आप इस 65 को केल्विन में चेंज करने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि अगर आपने इसको केल्विन में चेंज कर दिया तो फिर T2 को भी आपको चेंज करना होगा। हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज यहां पर नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता T1 और T2 क्या थे, तो इसलिए आप इसको एज इट इज रहने दें। क्योंकि डिफरेंस जब आप लेंगे, अंतर जब आप लेते हैं, तापमान का अंतर जब आप लेते हैं, तो केल्विन में भी उतना ही आंसर आता है और डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही आंसर आता है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो यहां पर। ठीक है, आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। तो क्या बन गया 1 माइनस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 1 माइनस ये हो जाएगा आपका T2/T1। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा आपका 65/T1 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको भाई? ये वाली बात समझ में आई कि यहां से यहां कैसे गए? अरे इसको अलग अलग कर लो भाई। इसको T2/T1 को अलग कर लिया, बाहर माइनस है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो वो 65 वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो 65 वाला क्या हो जाएगा प्लस। अब इसकी वैल्यू तो तुम्हारे पास है, मैंने ब्रैकेट लगाया, इसकी वैल्यू तो है तुम्हारे पास, कितनी है 1/6 है। तो यहां पर 1/6 और प्लस कितना 65 और अपॉन में कितना T1 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65/T1। अब इसको उधर ले जाओ, 1/3 माइनस 1/6। तो 1/3 में से 1/6 घटाओगे कितना बचेगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। 1/6 ही बचेगा। तो 65/T1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 1/6 आ जाएगा। तो T1 का वैल्यू कितना आ गया, T1 का वैल्यू कितना आ गया, T1 आ गया आपका 65 गुणा गया 6, 65 गुणा गया कितना 6। तो 65 गुणा गया 6 बताओ कितना आ रहा है, 65 गुणा गया 6 बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आ रहा है। 65 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा? ठीक है, 65 को 6 से गुणा करो कितना आएगा बोलो भाई, 6 पंजे 30 हो गया, जीरो का जीरो। ठीक है, और 6 छंग 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, 390 केल्विन। फॉर्मूला आपको आंसर केल्विन में ही देगा, लेकिन आप यहां चकरा गए कि यहां क्या कर दिया गुरुजी, यहां तो हमारे हमारे दिमाग में मिर्गी छा गई है, यहां क्या कर दिया आपने। अरे भाई यहां डिफरेंस लेना था, तो डिफरेंस जब भी लोगे तो केल्विन और डिग्री में डिफरेंस बराबर होता है, तो इसलिए यहां 65 ही रखना पड़ेगा। तो 390 केल्विन हो गया। अब 390 आ गया तो T2 कैसे निकालोगे, T2 तो T2 निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले में डाल दो इसको, है ना। कहां डाल दो, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, इस वाले में। ठीक है, तो क्या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पहली इक्वेशन में डाल दो इसको। तो 1 माइनस T2 की जगह पर T2 निकालना है, T1 कितना आया, T1 आया 390 बराबर कितना चल रहा है 1/6 चल रहा है। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6 बराबर कितना T2/390। इसको सॉल्व करोगे तो 5/6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5/6 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 और ये कितना 390। ठीक है, तो काटो जरा 6 को, 6 से काट दो जो है इसको, 390 को कितनी बार कटेगा 65 बार कटेगा, क्योंकि अभी गुणा की थी हमने 65। तो ये हो जाएगा आपका T2 आ जाएगा 65 गुणा गया 5, तो कितना हो गया 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगी 2 और 6 पंजे 30 और 2 32, 325 केल्विन आ रहा है। कितना आ रहा है 325 केल्विन, कितना आ रहा है 325 केल्विन आ रहा है। अब महेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने फोन ही नहीं किया। ठीक है, फोन इसलिए नहीं किया बेटे, टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, मैंने कहा था संडे को मैं सबको फोन करूंगा बैठ के आराम से।
एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताओ कि डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। देखो देखो, इसको इसमें ना समझने की तो कोई बात ही नहीं थी इस सवाल के अंदर, ठीक है, इस सवाल के अंदर ना समझने की तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, पहले उसने बोला था कि जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1/6 है, तो नीटा की जगह पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 1/6 लगा दिया, ठीक है। तो अब नीटा क्या हो गया, मैं पहले पहले टेम्परेचर T1 और T2 रहा होगा, तो कितना हो गया 1 माइनस T2/T1, ठीक है। अब बाद में उसने क्या बोला, बाद में उसने बोला कि अगर उसका 65 डिग्री हम क्या कर दें, कम कर दें टेम्परेचर, 65 डिग्री टेम्परेचर कम कर दें, तो 65 डिग्री का मतलब है कि आपने T2 में से 65 को घटा दिया, T2 में से किसको घटा दिया, 65 को घटा दिया, तो आपकी नई एफिशिएंसी कितनी है, नई दक्षता कितनी है, ठीक है। कह रहे कि सर 65 डिग्री तो, कह रहे 65 तो डिग्री में था, तो आंसर केल्विन में कैसे, अच्छा ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं इसको, इस चक्कर को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, आ जाओ जरा जल्दी से, यहां आओ सब लोग, आओ जल्दी से, ठीक है। चलो ध्यान से समझो जरा मेरी बात को। अब देखो, आप ये कह रहे हो कि सर ये जो फॉर्मूला है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, सब बच्चे दिमाग में एक बात को बैठा लें, सब बच्चे दिमाग में एक बात को बैठा लें, क्या बैठा लें, कि ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला ताप, ये फॉर्मूला T1 और T2 का आंसर, T1 और T2 का आंसर केल्विन में ही देगा, केल्विन में ही देगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरी बात, आपका जो कंफ्यूजन है कि सर वो 65 को आपने माइनस कैसे किया, वो वाला समझा दो जरा एक बार, ठीक है। चलो देखो बेटे, अगर मैं आपसे कहूं कि T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है, और मैं आपसे कहता हूं कि हमने तापमान को 5 डिग्री या 7 डिग्री मान लो, तापमान को 7 डिग्री घटा दिया, 7 डिग्री घटा दिया, समझो बेटे, मैं आपको आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूं, सबकी बात का। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर मैं तो केल्विन में ही करूंगा पूरा क्वेश्चन, तो आपने क्या किया, 273 इसमें जोड़ दिया, किसमें जोड़ दिया, 20 में 273 जोड़ दिया आपने। तो 20 में 273 अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और 2 का 2, 293 केल्विन हो गया। आपने कहा गुरुजी हमने 7 डिग्री घटा दिया, तो 7 डिग्री घटाने का मतलब क्या है, 273 इसमें जोड़ो, ठीक है। तो केल्विन में ही अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 273 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 280 आएगा, कितना आएगा आपका, 280 केल्विन आएगा, ठीक। अब आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा टी कितना हुआ, 293 माइनस कितना, 280, तो कितना हुआ, 3 का 3 यहां उतार लिया, 3 का 3 उतार लिया आपने यहां पर, ठीक है, और 9 में से 8 गए, कितना बचेगा आपका, 1 बचा, और ये आपका बच गया 0, तो आपको 13 केल्विन आ गया, कितना आ गया टेम्परेचर डिफरेंस, 13 केल्विन। अगर आप इसको डायरेक्ट करते यानी कि ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस और माइनस कितना, 7 डिग्री सेल्सियस, तो 20 में से 7 जाके कितना बचेगा, 13 डिग्री सेल्सियस। देखना जरा, देखो भाई, बराबर आ रहा है, बताओ डेल्टा टी की वैल्यू बराबर आ रही है ना, चाहे आप केल्विन में चेंज करके माइनस करो, चाहे आप डिग्री सेल्सियस को सीधा माइनस कर दो, तो जब तापमान का अंतर लेना होगा, ठीक है, जब तापमान का अंतर लेना होगा, 14 नहीं बचेगा बेटे, 13 बचेगा, जब आपको तापमान का अंतर लेना होगा
ठीक है, तो चाहे आप केल्विन में चेंज कर दो, ठीक है, चाहे आप किस में चेंज कर दो, आप डिग्री में ही सीधा सीधा माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मतलब जो वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, बराबर आ रही है ना? हाँ, तो पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले सवाल में आपको अंतर लेना था, पिछले वाले सवाल में क्या लेना था, आपको अंतर लेना था। तो इसलिए अब क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है, ये वाला जो फॉर्मूला यहां पर तैयार किया गया है, ये फॉर्मूला केल्विन के लिए ही तैयार किया गया है। तो आपको पता है कि भाई पहले टेम्परेचर और अब टेम्परेचर में कितना अंतर है, 65 का अंतर है। तो सीधे सीधे हमने 65 माइनस कर दिया, सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, 65 माइनस कर दिया। अब क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला केल्विन में ही आंसर देता है, तो इसलिए पूरे जो भी आंसर आएंगे वो केल्विन में ही आएगा। अंतर हमेशा सेम रहेगा, अंतर, अंतर का मतलब है डिफरेंस। क्लियर हो गया? बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं है, हैं? देखो मैं आपके कोई डाउट नहीं छोड़ता हूं। ये ऐसी बात है जिसको बोल के निकलना आसान होता है, लेकिन समझाने के लिए देखो मैंने टाइम निकाल दिया आपको, मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि देखो बेटा ऐसे होता है। क्लियर है बच्चा? हाँ, तो याद रखेंगे। कार्नोट का एक और सवाल करो। कार्नोट का एक और सवाल करोगे? बोलो। दूं एक क्वेश्चन और? अब कहोगे तो दे देते हैं, नहीं नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कहोगे तो एक और टपका लो, हैं? चलो एक और देते हैं जरा। देखिए ध्यान से समझिए, एक और दे देते हैं आपको। एक सवाल है, कह रहा है कि अ कार्नोट इंजन ऑपरेट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। ठीक है, तो कह रहा है कि, अब इस बार हिंदी में लिखते हैं, कह रहा है कि एक कार्नो इंजन, एक कार्नो इंजन एक कार्नो इंजन की दक्षता, एक कार्नोट इंजन की दक्षता, दक्षता का मतलब एफिशिएंसी, एक कार्नो इंजन की दक्षता 40%, 40% तथा सिंक का तापमान, तथा सिंक का तापमान, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या कह रहा है अब आगे, बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज। ठीक है, तो कह रहा है कि स्रोत का तापमान कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए ताकि दक्षता 10% बढ़ जाए। ये सवाल है, इंग्लिश में समझ लो। ठीक है, इंग्लिश में समझ लो। हाँ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इंग्लिश में समझ लो भाई, कि भाई एक कार्नोट इंजन था और उसका जो सिंक का टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, और उस समय उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 40% थी।
अब कह रहा है कि भाई सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया जाए कि उसकी एफिशिएंसी 10% बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो निकालो आंसर सब लोग। मिथिलेश कह रहे हैं कि हम कैसे सोचें कि फिजिक्स साइंटिस्ट की तरह समझ में आए। अरे भैया आराम से लॉजिकली सोचो, ठीक है, करो इसे, करो सब लोग इस सवाल को सॉल्व, करो इसे सवाल को सॉल्व करो जल्दी से। कितना बढ़ाना चाहिए? अनूप राजभर आंसर बताओ। मुकेश, गजब, मुकेश ने आंसर निकाल दिया, गजब है मुकेश भाई, गजब मुकेश भाई, गजब मुकेश भाई, फायर हो रहे हैं, गजब मुकेश भाई, आंसर आ गया। अरे 10,000 नहीं आएगा अनूप, क्या जीरो वीरो ढंग से लगाओ, इतना थोड़ी ना होगा। मुकेश भाई फायर हो रहे हैं, मुकेश भाई ने आंसर निकाल दिया, मजा आ गया भाई मुकेश। इससे पहले तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया था, लेकिन ये वाला सवाल तुमने जल्दी से लपेट दिया। हाँ, किस किस का आंसर आया जल्दी लिखो। देखो, हाँ सबका आंसर आ रहा है। पहले देखो, पहले पहले आपको जो है T1 तो आपको पता ही नहीं है, T1 है कितना। T2 आपको पता है, T2 कितना है, 27 डिग्री। तो 27 प्लस 273 कर लो यहाँ, 27 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 केल्विन। पहले कितनी एफिशिएंसी दे रखी है, पहले एफिशिएंसी आपको दे रखी है, ठीक है, पहले एफिशिएंसी दे रखी है 40%। सो नीटा 1, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40/100, यानी कि 4/10 का मतलब है 2/5। तो नीटा 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो यहां वैल्यू रखो सब लोग। तो 1 माइनस T2 कितना है, 300, T1 हमें नहीं पता, और ये कितना है, 2/5। तो 1 माइनस 2/5, और ये हो जाएगा 300, और बटे कितना, T1। तो माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5, और ये कितना, 300, और बटे कितना, T1। ठीक, तो भाई इससे ये काट दो, इस कितनी बार कट जाएगा, ये 100 बार कट जाएगा यहाँ से। सो T1 कितना आ गया आपका, 500 केल्विन आ गया। अब उसने क्या बोला कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मेरा आंसर सबसे पहला आया था, तो भाई आपने, अरे सौरभ नाराज नहीं होना। अब इसमें क्या करो, नई एफिशिएंसी कितनी हो गई, नीटा 2 कितनी होगी, 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ गई, तो पहले कितनी थी, 40, तो अब कितनी हो गई, 50% हो गई। 50% का मतलब 1/2 हो गया। तो कितना हो गया, 1/2 बराबर 1 माइनस T2। नया टेम्परेचर बताना है, तो T1 डैश, T1 डैश, तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1 माइनस T2 कितना आया तुम्हारा, 500, ये 500, और बटे कितना, T1 डैश, ले आओ इसको इधर। तो 500 बटे कितना, T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा आपका, 1/2 बचेगा। एक मिनट देखना जरा, गलती कहाँ करी मैंने, 40 और 10 कितना, 50। अच्छा, T2 300 है यार, T2 कितना है, 300, यहाँ गलती कर दी मैंने। तो ये 300 और बटे कितना आपका, T1 डैश। ठीक है, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 300 बटे T1 डैश इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो T1 डैश कितना आ रहा है, T1 डैश आ रहा है आपका 600।
तो पहले कितना था 500, अब कितना है 600। तो तापमान अंतर कितना हो गया डेल्टा T1? डेल्टा T1 आ गया 100 केल्विन। तो 100 केल्विन आंसर आ गया आपका, 100 केल्विन चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये कार्नोट इंजन था। इस तरह के ही सवाल आएगा पेपर के अंदर, इससे ज्यादा कोई खास सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, पेपर के अंदर इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब मुझे बताओ, कर लोगे? ठीक है, चलो अब अब क्वेश्चन नहीं देते हैं, अब नहीं देते, आपको बताते हैं क्या, रेफ्रिजरेटर के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो चलो चलो, रेफ्रिजरेटर समझो जरा थोड़ा सा। रेफ्रिजरेटर नीटा 50% कहां से? अरे गोलू हैं, अरे गोलू भैया पिटाई खाओगे अभी। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला 10% बढ़ गया, तो पहले 40% था, तो 10 बढ़ जाएगा तो 50 नहीं हो जाएगा? बताओ, 50 नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया? ये बात याद रखिएगा। चलो अब समझो जरा मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझो सब लोग। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशीतक, प्रशीतक कहते हैं। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर क्या उल्टा है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर उल्टा है। ठीक है, किसका उल्टा है? रेफ्रिजरेटर उल्टा है किस चीज का? हीट इंजन का उल्टा है। रेफ्रिजरेटर किसका उल्टा है? हीट इंजन का उल्टा है। तो ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है? ये लो टेम्परेचर से एनर्जी लेता है। ये लो, अरे फोर्स वंस क्या, आप कैसी बातें कर रहे हो? T1 तो पहले ही आया है, उसने बोला कि कितना बढ़ाया जाए, ये बात तो समझो। सोर्स का तापमान कितना बढ़ाया जाए बोला था। तो जब एफिशिएंसी 40% थी तो तापमान 500 था, और जब एफिशिएंसी 50% हो गई तो तापमान 600 था। तो उसने बोला कितना बढ़ाया जाए, तो 100 केल्विन बढ़ाया जाए। क्या बात कर रहे हो? चलो, अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? उल्टा काम करता है। ठीक है, उल्टा काम करता है। उल्टा मतलब ये क्या करता है? लो टेम्परेचर से, यहां समझो जरा, समझो जरा इसके काम को। ये क्या करता है? ये सिंक से, ये लो टेम्परेचर से एनर्जी लेता है। सिंक जिसका टेम्परेचर कितना है? T2 है। ये बीच में आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया, ऊपर क्या हो गया? आपका सोर्स हो गया। ऊपर आपका सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया आपका। इसका टेम्परेचर कितना हो गया? T1। तो ये क्या, देखो, आप हाई टेम्परेचर से, आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो ऊष्मा को भेज सकते हो, मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान पर, ठीक है, आप एनर्जी को तो भेज सकते हो, लेकिन आप लो से हाई, लो से हाई नहीं भेज सकते। लो से हाई भेजने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये उल्टा है, इसीलिए ये उल्टा है। किसका उल्टा है? ये इंजन का उल्टा है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर सिंक से एनर्जी लेता है। कब? जब हम इस पर W कार्य करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, और इंजन में क्या था? वर्क बाय द सिस्टम था। ठीक है, तो और यहां ये कितनी एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है? ये सोर्स को कितनी एनर्जी दे रहा है? Q1। तो ये आपको चक्कर समझना पड़ेगा, ये चक्कर समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला बात आपको समझनी पड़ेगी कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर का काम है लो टेम्परेचर से एनर्जी को निकालना और हाई टेम्परेचर को देना। और इंजन का काम क्या है?
ठीक है, इंजन का काम क्या है? हाई टेम्परेचर से एनर्जी को लेना, बदले में कुछ काम करना और बची हुई एनर्जी को रिजेक्ट कर देना। ठीक, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या पढ़ते हैं इसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो समझिए जरा, इसके लिए हम लोग जो है, अच्छा हिंदी मीडियम वाले बताना भाई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हिंदी मीडियम वाले देखते हैं जरा किसको याद है बीटा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा निकालते हैं इसके लिए। इंजन के लिए क्या निकालते हैं? इंजन के लिए निकालते हैं क्या? इंजन के लिए निकालते हैं हम लोग दक्षता गुणांक। देखो उसने बोल दिया निष्पादन गुणांक, अरुण ने बोल दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं हम लोग? निष्पादन गुणांक, निष्पादन गुणांक। ठीक है, निष्पादन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा क्या होता है? बीटा होता है कि कितनी एनर्जी आपने निकाली, कितनी एनर्जी आपने निकाली और बटे आपको कितना काम करना पड़ा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप W को तोड़ देंगे तो देखो W क्या होगा, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ये देखो Q2 तो नीचे से आ रहा है, W आपने दिया, तो Q2 और W को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? होना चाहिए। तो W बराबर कितना होगा? W बराबर होगा Q1 माइनस Q2। W बराबर क्या होगा? Q1 माइनस Q2। तो यहां पर जो है W की जगह पर रख देंगे क्या? Q1 माइनस Q2। ठीक, अब आपको सबको ये जानकारी है। क्या जानकारी है? आपको जानकारी है कि Q1 बटे Q2, ये तो कार्नोट बता चुके हैं, किसके बराबर होता है? T1 बटे T2 के बराबर होता है। ठीक, तो यहीं से फॉर्मूला बन सकता है एक फॉर्मूला तो ये तैयार हो गया। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये लो, ये याद रखना सब लोग, ये आप याद रखेंगे। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस याद रखोगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सर नेगेटिव वर्क डन होगा क्या? ठीक है, हाँ, यहां पर जो है सिस्टम के पे वर्क डन हो रहा है, तो सिस्टम पे वर्क डन का मतलब क्या होगा? यहां पर वर्क डन कैसा होगा आपका? बिल्कुल उसको हम नेगेटिव ही मानेंगे। ठीक है, उसको हम नेगेटिव ही मानेंगे यहां पर। ठीक है, लेकिन आप साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे। न्यूमेरिकल करते टाइम आपने चिन्ह परिपाटी नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर दिशा दिखा चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर दिशा दिखा चुके हैं, तो इसलिए चिन्ह परिपाटी नहीं रखना आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखें किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर का मतलब है प्रशीतक। ठीक है, तो इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों बड़े इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, भूलना मत, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, बहुत गंदी वाली पिटाई कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन निकालो फटाफट, चलो। ठीक है, अब इंजन का एक क्वेश्चन निकालो। क्या कह रहा है देखो, एक क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है कि एक जो है ये वाला करते हैं, अच्छा वाला करेंगे ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसा क्वेश्चन एयरफोर्स में आ सकता है रेफ्रिजरेटर से। कह रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर हुज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 5। तो कह रहे हैं कि फॉर अ रेफ्रिजरेटर बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक, तो ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कूलिंग, एक्सट्रैक्ट हीट
extract heat 250 joule per cycle. How much electrical energy is spent per cycle? How much electrical energy is spent per cycle ये आपसे पूछा गया है। और दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा है हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू द रूम। हाउ मच हीट एनर्जी is discharged to room. Discharge per cycle to room. ये देखिए, ठीक है, ये आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, हिंदी में समझ लो पहले सवाल को। एक प्रशीतक का निष्पादन गुणांक 5 है और वो 250 जूल एक चक्र में खींचता है, तो कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। भाई रेफ्रिजरेटर किससे चलेगा? भाई रेफ्रिजरेटर तो बिजली से ही चलेगा, तो कह रहा है कि हमें कितना काम करना पड़ेगा। जब भी बोले ना कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाउ मच हीट इज डिस्चार्ज, और निष्कासित ऊष्मा कितनी होगी। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम याद रखना सब लोग, रेफ्रिजरेटर का डायग्राम ये होता है, भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा पिटाई हो जाएगी नहीं तो ये याद रखो। तो रेफ्रिजरेटर अंदर से कितनी ऊष्मा ले रहा है? Q2। बाहर कितनी फेंक रहा है? Q1। कितना काम कर रहे हैं हम लोग इस पे? W। तो आपको एक तो बताना है कि कितना आपने इस पर काम किया, W कितना हुआ, और इसने बाहर कितनी फेंक दी। अरे रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में फ्रिज है, वो एनर्जी कहां फेंकेगा? अरे भाई कमरे में ही तो फेंकेगा। तो यानी कि आपको निकालना है Q1 कितना होगा। Q1, दो चीजें निकालनी है। तो भाई आप सबको पता है कि निष्पादन गुणांक बीटा बराबर कितना है। बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो लगाओ भाई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बीटा बराबर होता है क्या? Q2 और बटे क्या? बटे होता है W। क्या होता है? Q2 बटे W। क्या होगा? Q2 बटे W। तो यहां से W निकालो पहले, तो W कितना आ जाएगा? W आएगा Q2 बटे बीटा। Q2 कितना है? उसने खींचा कितना? ये खींचा 250। 250 उसने खींचा, और बीटा कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, तो 50 जूल पर साइकिल आ जाएगा, ठीक है। कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको? आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? 50 जूल का काम करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि हाउ मच हीट इज डिस्चार्ज टू द रूम। अब आपको पता होना चाहिए कि Q2 और W को अगर जोड़ दिया जाए तो Q1 बनेगा। तो Q1 निकालना है आपको। तो Q1 इज इक्वल टू कितना होगा? Q2 है कितना? Q2 है 250, और W कितना आया? 50। तो कितना आ गया? 300 जूल पर साइकिल। कितना आ गया? 300 जूल पर साइकिल। मजे करो, ऐसा ही सवाल एयरफोर्स में आएगा, ठीक है। समझो समझो, ठीक है। सूर्य प्रताप समझो कहां दिक्कत आ रही है, मैं बताऊंगा आपको कहां दिक्कत आ रही है। देख लो एक बार क्वेश्चन कैसे करना है। गोलू का आंसर पता नहीं, वो 6250 कैसे आ रहा है? बताओ, इतने आराम से तो समझाया मैंने भाई गोलू।
क्लियर हो रहा है? बताओ, क्लियर हो रहा है? रेफ्रिजरेटर पे इस तरह का सवाल, आप नूतन का बुक उठा लेना आप सब लोग, या जिसके पास जो भी किताब है, ठीक है, वो सारे के सारे इंजन और इसके सारे क्वेश्चन लगा डालो। ठीक है सर, क्वेश्चन एक बार समझा दो, क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, कि एक रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एक रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 है। ये कितनी ऊष्मा अवशोषित करता है? 250 जूल लेता है, मतलब 250 जूल ले लेता है ये। ठीक है, और कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर साइकिल, तो एक चक्र में कितनी एनर्जी खर्च होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम रेफ्रिजरेटर को देते हैं, तो यानी कि वर्क पूछा है, वर्क का मतलब कार्य पूछा है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कार्य पूछा है। ठीक है, और आगे क्या पूछा था? दो बातें पूछी थी उसने। दूसरी बात पूछी थी हाउ मच हीट इज डिस्चार्ज पर साइकिल टू द रूम, और कितनी एनर्जी, कितनी ऊष्मा का निष्कासन होगा। तो निष्कासित ऊष्मा कौन सी होती है? निष्कासित ऊष्मा होती है Q1। ठीक है, क्या है? Q1। अरे एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से हैवी हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है नूतन वगैरह का बुक पढ़ लो, नहीं है तो किसी से मांग लो मोहल्ले में। ठीक है, तो पढ़ने के लिए ले लो। ठीक है, उसके फोटो वोटो खींच लो, उसे फिर वापस कर देना। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से बड़े बड़े लेंदी लेंदी टाइप के। ठीक है, तो आप जो है छोटा, मतलब जो है जो यूपी बोर्ड या फिर आपका जो सीबीएसई बोर्ड का जो आपका जो प्रदीप टाइप की बुक होती है, वो वाली किताब ले आओ। ठीक है, उनसे काम करने की कोशिश करो, उनसे पढ़ो। ठीक है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते हुए चलो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल करो। ठीक है, और आप देखना कि आपका जो फिजिक्स है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा, बड़ा मस्त आ जाएगा। अभी अभी इस चक्कर में मत पड़ो कि ये एयरफोर्स का जो है, ठीक है, एयरफोर्स का लूसेंट लगा लें सर, ये लगा लें, वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत लगा लें, लगा लेना, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन फिलहाल आपको जो जरूरत है, आपको जरूरत है एक अच्छे क्वेश्चन की। और अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको आपकी बोर्ड वाली किताब में। तो बोर्ड वाली किताब उठा लो, ठीक है, और लग जाओ जरा सब लोग। ठीक है, हाँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपने आपने सिर्फ और सिर्फ आज का जो लेसन है, आज के लेसन के हिसाब से, हाँ, मेरे पास डीसी पांडे है। देखो डीसी पांडे तो जो है जेई मेंस के लिए है, तो उसके सारे क्वेश्चन तो बेटे सौरभ तुमसे लग नहीं पाएंगे। बोर्ड वाली किताब ले लो। ठीक है, हाँ, अच्छी किताब लो, अच्छी किताब। ठीक है, कुमार मित्तल बढ़िया किताब है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, और अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में है तो प्रदीप दिनेश ले लो, एसएल अरोरा है। ठीक है, इस टाइप के। लेकिन भारी भारी सवाल मत करना आपने जो है। ठीक है, आप क्या है बिल्कुल सिंपल वाले अभी फिलहाल एग्जाम्पल एग्जाम्पल ट्राई करते चलो, तो उससे देखना कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ठीक है आदित्य, ये बात याद रखेंगे। हाँ, नूतन करो, नूतन है जिसके पास नूतन करो।